अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार संघ धरने में है। कल से ये दूसरा दिन है उनका लगातार अनिश्चितकालीन धरने का। आपको याद होगा कि पहले तहसीलदार संघ ने जिला स्तरीय धरना दिया, जिला स्तर पर मतलब पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में उनका एक प्रदर्शन रहा सांकेतिक रूप से। उसके बाद 30 तारीख को रायपुर जो नवा रायपुर है वहाँ राजधानी के पास तूता धरना स्थल है, वहाँ पर उन्होंने धरना दिया। और जब ये देखा प्रदेश का जो सरकार है इस पे गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रही है, तब आखिरकार उनको मजबूर होकर के अनिश्चितकालीन धरने का घोषणा कर दी। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। आज हम दुर्ग में जो धरना स्थल है मल्टीपर्पज स्कूल के सामने, वहां बैठे तहसीलदार संघ के सदस्यों से बातचीत की और उस बातचीत के दौरान वहां मौजूद तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता ने जो कुछ कहा वो हम आपको सुनाते हैं। मैं न्यूज T20 की तरफ से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। अभी आपकी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है उसका मेन उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य हमारा जैसे संघ का ही नारा है, संसाधन नहीं तो काम नहीं। हमारा पूरा विभाग संसाधन से जूझ रहा है, जिसके कारण हम आम जनता के काम हम सही समय में नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी के तहत सभी कार्यों को समय सीमा में बांधा गया है। राजस्व न्यायालय में सुनवाई के प्रकरणों को बांधा गया है। कहीं भी जाते हैं हमको वाहन की जरूरत पड़ती है, कहीं भी दुर्घटना होती है, कहीं भी आपात स्थिति में हमको जाना पड़ता है, ना हमारे पास शासकीय वाहन है ना ड्राइवर है। ये सब चीज़ों से हम जूझ रहे हैं। हम आम जनता के काम के लिए हम इस सेवा में आए हैं, लोक सेवक है, लोगों की सेवा के लिए हम आए, लेकिन सिर्फ संसाधन के अभाव में हम काम नहीं कर पा रहे। हमारा मुख्य मुद्दे यही है कि हमको संसाधन से लैस किया जाए ताकि हम आम जनता की अपेक्षाओं पे हम खड़े हों। आपने जिला स्तर पर पहले प्रदर्शन किया, फिर संभागीय स्तर पे किया, अब प्रदेश स्तर पर चल रहा है। आपका अगला कदम क्या होगा यदि शासन नहीं मांगता है? देखिए, प्रांतीय निर्णय है, अभी राज्य शासन द्वारा सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। कल सचिव महोदय प्रांतीय पदाधिकारियों को चर्चा के लिए बुलाए थे, लेकिन ठोस समाधान नहीं होने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए निर्णय किया गया है। कल से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम बैठ गए हैं और जब तक ठोस हमारा निर्णय नहीं होगा हमारी मांगों को, हमारी कुल 17 मांगे हैं, 17 की 17 मांगे हमारे जनता के हित के लिए है, उसकी मांग पूरी होते तक हम डटे रहेंगे। तहसीलदार संघ की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में ये जो बताया गया है कि उनकी जो 17 सूत्रीय मांग है उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि एक सेटअप होता है तहसीलदार का, वो सेटअप राज्य शासन से स्वीकृत जरूर हो गया है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जैसे कि उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है। यदि कभी मौके नगर निगम या समाज में कहीं पर भी किसी चौक चौराहे पर कोई घटना घट जाती है, कोई संस्था के लोग सब्जी मार्केट है या कोई संगठन के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, उन स्थलों पे खासतौर पर जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनको जाना पड़ता है। वहाँ जब वो जाते हैं तो अपने वाहन से जाना पड़ता है। सरकार ने उनके लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं बनाई है। राजपत्रित अधिकारी होने के बावजूद भी उनको अपनी गाड़ी, अपना वाहन और कई बार तो एक ड्राइवर के तौर पर भी उनको गाड़ी चला के जाना पड़ता है। उन्होंने जो बताई उसमें ये भी बात आई है, जो काम का बोझ है, जैसे कि आय प्रमाण पत्र बनाना है, जैसे कि निवासी प्रमाण पत्र बनाना है, इन सब चीजों में आजकल का जो दौर है वो हाईटेक है। सिग्नेचर भी उसमें डिजिटल सिग्नेचर करनी है, लेकिन न तो सरकार इंटरनेट की सुविधा दे रही है, न कंप्यूटर दे रही है, न ऑपरेटर दे रही है। तो संभव कैसे इस काम कर पाना। और सबसे ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि समय सीमा। यदि कोई भी व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है तो सरकार का जो नियम है कि 30 दिन के अंदर उसको हर हाल में सर्टिफिकेट बना करके देना ही है। एक बोझ कहा जाए क्योंकि संसाधन भी नहीं है और काम भी करना है। बावजूद उसके लंबे समय से तहसीलदार और नायब तहसीलदार और जो अन्य राजपत्रित अधिकारी हैं वो इस काम को जिम्मेदारी के साथ आम जनता की सेवा के तौर पर करते आ रहे हैं। लेकिन जब 17 सूत्रीय मांगों का जो सेटअप नहीं मिल पा रहा है तो उसकी वजह से खासतौर पे अब उनमें इतना जबरदस्त आक्रोश आ गया है कि उन्होंने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि संसाधन नहीं तो काम नहीं। और आज शानदार दूसरा दिन है, तमाम लोग अपना काम धाम छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। तहसीलदार संघ के लोगों ने भी बताया कि मौके पे मौके यदि किसी की दुर्घटना में जब मौत हो जाती है तो एक सरकार का नियम है मौके पर ही पीड़ित परिवार को कम से कम 25,000 रुपए की सहायता राशि देना, और ऐसा कोई फंड नहीं है जिला प्रशासन के पास जिससे उस पैसों को निकाल के दिया जाए। तो स्थानीय स्तर पर उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती है राजपत्रित अधिकारियों को, खासतौर पर तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को, और वो किसी से उधार लेकर के पब्लिक आक्रोश को शांत करने के लिए उनको वो काम भी करना पड़ता है। बाद में एक प्रपोजल बना करके भेजा जाता है और जब तक वो राशि आती है पता लगता है कई बार उस अधिकारी का ट्रांसफर भी हो जाता है, इसलिए वो राशि समायोजित भी नहीं होने पाती। तहसीलदार और नायब तहसीलदार इन सब का रिश्ता आम जनता के कामों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इनका अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाना निसंदेह आम जनता के कार्यों पे निश्चित रूप से बाधा आएगी। इसलिए अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार तहसीलदार संघ की मांगों को इस पे किस तरह का सकारात्मक नजरिया अपनाते हुए कोई निर्णय लेती है। बहरहाल तब तक बने रहिए न्यूज T20 के साथ। अब हम चलते हैं एक दूसरी खबर की ओर। दुर्ग रेलवे स्टेशन में 5 दिन पहले 2 ननों की गिरफ्तारी हुई थी, जिन पर यह आरोप था कि वो नारायणपुर जिले की 3 लड़कियों को आगरा ले जा रही थी और धर्मांतरण का जो मुद्दा
मुद्दा है, खासतौर पर ये चर्चा थी कि उनको धर्मांतरण करवाने के लिए ले जाया जा रहा था। बजरंग दल के कुछ लोग, उन लोगों ने पुलिस से शिकायत की। एक लड़की जो कह रही थी कि मुझे जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। उस बात पर पुलिस ने दोनों ननों और उनके साथ आए एक युवक को, जो कि महिलाओं को, लड़कियों को लेकर आया था, कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भिजवा दिया। लेकिन ये मामला सिर्फ दुर्ग जिला तक सीमित नहीं था। दिल्ली में इस मामले को लेकर के, मतलब जिसमें दो ननों की गिरफ्तारी हुई खासतौर पर, और उनका ये कहना था मसीही समाज का कि ऐसा कुछ मामला नहीं है और जो लड़कियां उनके परिजनों की सहमति से जा रही है। बहरहाल कल एक बयान आया कमलेश्वरी प्रधान नाम की एक युवती का, जो कि नारायणपुर जिले की रहने वाली है। उसने कहा, हम सब लोग अपनी मर्जी से जा रहे थे और बजरंग दल के लोगों ने और पुलिस के लोगों ने उन पर जबरदस्ती डरा करके, धमका करके हमसे गलत बयान दिलवाया। दोनों ननों को और उस युवक को जो उनके साथ लेकर आया था, सुखलाम अंडावी, उनको जेल के अंदर डलवा दिया था। आज की खबर यह है कि पता लगा है कि तीनों लड़कियां, जिसमें एक कमलेश्वरी प्रधान, उसके अलावा दूसरी लड़की का नाम है प्रीति, तीसरी का नाम है वंदना, इन तीनों के 164 के तहत कलमबद्ध बयान आज हुए हैं। दूसरी तरफ एनआईए कोर्ट बिलासपुर में आज जमानत के लिए उनके वकील ने बहस भी की है। एनआईए कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने कल तक के लिए फैसला जमानत से संबंधित वो सुरक्षित रख लिया है। आज का जो बयान हुआ है 164 के तहत तीनों लड़कियों का, ये माना जा रहा है कि शायद एनआईए कोर्ट उस बयान का इंतजार कर रहा है और उसके बाद जमानत का डिसीजन कल यानी शनिवार को हो सकता है। हालांकि जो उम्मीद है वो यही है, क्योंकि तीनों लड़कियों ने बयान दे दिया है, हम अपनी मर्जी से जा रहे थे, अपने परिवार की रजामंदी से जा रहे थे, इसलिए कायदे से देखा जाए तब को कोई मामला बनता ही नहीं। बहरहाल एक ऐसा मामला जिसमें दिल्ली में कई सांसदों ने प्रदर्शन किया था, खासतौर पर केरल और उड़ीसा के लोग थे, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग भी थे, और 4 या 5 लोग जिसमें सांसद और विधायक भी थे, आज से 4 दिन पहले दुर्ग भी आए थे और उन्होंने जेल में जाकर दोनों ननों से मुलाकात की थी, सुखलाल से मुलाकात की थी, उनको ढाढ़स बनवाया था। अब ऐसा लगता है कि शायद उनके लिए कुछ राहत का समय आने वाला है, लेकिन इसका खुलासा कल तब होगा जब एनआईए कोर्ट के मजिस्ट्रेट दोनों ननों और उप युवक, जो कि तीनों लड़कियों को लेकर के नारायणपुर से दुर्ग आया था, उनकी जमानत के संदर्भ में फैसला सुनाया। बहरहाल कल तक कीजिए इंतजार और तब तक बने रहिए न्यूज T20 के साथ। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।